अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपसे डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ स्टमक की। तो स्टमक के बारे में कुछ बातें तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, फिर एक डायग्राम बनाते हैं और इसके कुछ पार्ट को स्टडी कर लेते हैं। नाउ स्टमक इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ज्यादा डायलेटेड पार्ट है। इस बात का मतलब क्या हुआ, यानी जब हम देखेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना बड़ा फैला हुआ और चौड़ा हमें स्टमक नजर आता है, कोई पार्ट नजर नहीं आता। तो इट्स लाइक ए मस्कुलर बैग, ये एक मस्कुलर बैग की तरह है। तो इट्स लाइक ए मस्कुलर बैग, ये हमारे मस्कुलर बैग की तरह है, मसल्स के बैग की तरह है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें समझ आता है कि देखो ऊपर इसमें क्या ओपन हो रही है, आगे ऊपर इसमें ईसोफेगस आके ओपन हो रही है, ये हमारी ईसोफेगस है, ये हमारी ईसोफेगस है, ये हमारी ईसोफेगस है। उसके बाद ये हमारा स्टमक है, ये रहा। उसके बाद ये हमारा स्टमक है और स्टमक के बाद फिर ये हमारी ड्यूडेनम है, ये हमारी ड्यूडेनम है, ये रही, ये हमारी ड्यूडेनम है। ठीक है, तो ये जो बीच में आपको ये जो पार्ट नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है। ठीक है बच्चों, अच्छा आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम समझने के लिए दो लाइन लगा लेंगे ऐसे, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, और स्टमक को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट आपको नजर आ रहा है जो गुंबद की तरह गोल डोम लाइक पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं फंडस ऑफ स्टमक, फंडस ऑफ स्टमक। तो ये स्टमक का फंडस है। दूसरा ये जो इसका मेन पार्ट है, नाउ दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ स्टमक। तो ये स्टमक की बॉडी है, तो दिस इज द बॉडी ऑफ स्टमक। और नंबर 3, ये जो हमारे पास लास्ट पार्ट है स्टमक का, इसको हम कहते हैं पाइलोरस ऑफ स्टमक, पाइलोरस ऑफ स्टमक। तो ये स्टमक के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा आप जरा ध्यान से देखिएगा, होता ये है कि अभी अभी हमने बात की कि ये जो खाना है ये ईसोफेगस के जरिए होता हुआ कहां तक पहुंचेगा, हमारे स्टमक में, ऐसे होगा ना, ईसोफेगस के जरिए पहुंचेगा। तो जिस जगह ईसोफेगस स्टमक से मिल रही होती है, यहां पर ये जो मिलने वाली जगह है, यहां पर बेसिकली एक गेट लगा हुआ है जो कि बंद रहता है, और इस गेट को हम नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर का, कार्डियक स्फिंक्टर का। कार्डियक इसको क्यों कह रहे हैं अभी मैं आपको समझाता हूं। स्फिंक्टर बोलते हैं गेट को, स्फिंक्टर किसको बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं गेट को, दरवाजे को। सही है। इसी तरीके से जिस जगह पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम से मिल रहा है, यहां पर भी ये गेट लगा हुआ है इस तरह से, और चूंकि ये पाइलोरस के रीजन पे लगा हुआ है इसलिए इसको हम कह देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो अब स्टमक करता क्या है, स्टमक करता ये है कि जब स्टमक के अंदर खाना आ जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है तो खाना ऊपर ईसोफेगस में भी जा सकता है ना वापस, और आगे इंटेस्टाइन में भी जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं जूस के डब्बे पे स्ट्रॉ लगा के उसको दबाऊं तो क्या होगा, जूस स्ट्रॉ से बाहर आ जाएगा ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे स्टमक के कंटेंट बार बार हमारे मुंह के अंदर आए, हम तो नहीं चाहते। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे गेट लगा दिया है जो कि स्टमक के कंटेंट्स को स्टमक के अंदर ही रखता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब इसको कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कह रहे हैं, इसको जरा हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसको कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहते हैं बच्चों, देखो इसलिए कहते हैं, अगर हम देखेंगे हमारे ट्रंक को, लेट सपोज कि अगर मैं अपना ट्रंक बना लूं, इधर ये मेरा ट्रंक है, ये मेरा ट्रंक है। ठीक है, अगर मैं ट्रंक बना लूं तो ये डायफ्राम इसको अलग कर रहा है ना थोरैक्स टू एब्डोमेन से। तो देखो हार्ट हमारा ये रखा हुआ है, ये हमारा हार्ट ये रहा, और हमारा स्टमक देखो ये रखा हुआ है यहां पर, ये रहा, इस तरीके से।
तो चूंकि ये हार्ट और स्टमक बिल्कुल एक दूसरे के बराबर बराबर हैं, इसलिए इस पार्ट को हम नाम दे देते हैं किसका, इसको हम नाम दे देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर का, यानी ये हार्ट के बिल्कुल नजदीक है। और ये जो एंड होता है स्टमक का, ये वाला एंड, इस एंड को हम कार्डियक एंड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम? कार्डियक एंड। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। इस एंड को हम कार्डियक एंड कह देते हैं, कार्डियक एंड ऑफ स्टमक, कार्डियक एंड। और इसको हम कह देते हैं पाइलोरिक एंड। इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं पाइलोरिक एंड। फंक्शन ऑफ स्टमक की, कि स्टमक का फंक्शन क्या है। अच्छा, अब देखिए, मैंने कल आपको समझाया था कि ये आपका इसोफेगस है और आपके इसोफेगस के साथ ये आपका स्टमक जो है वो इस तरीके से अटैच हुआ हुआ है। याद है आप लोगों को? फिर हमने बात की थी कि ये हमारी ड्यूडेनम आ गई, यहाँ पर हमारी ड्यूडेनम आ गई। तो रफली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। फिर मैंने आपको कहा था कि आप इसको यहाँ से लाइन लगाएं एक, यहाँ से लाइन लगाएं दो, तो ये इसकी फंडस है, ये इसकी बॉडी है और ये इसका पाइलोरस है। ऐसे ही है। तो ये तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था। अब देखिए, स्टमक को मैंने आपको कल याद है मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको बताया था स्टमक इज द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा, सबसे फैला हुआ पार्ट है। अब होता है कि आप और मैं जो कुछ भी खाते हैं ना, वो सबके सब स्टमक में जाके स्टोर हो जाता है। तो नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट काम, इट इज एन स्टोरेज ऑर्गन फॉर फूड। और आपको पता है कि डिफरेंट लोगों में इसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है, बट एक एवरेज एडल्ट के अंदर इसकी जो कैपेसिटी होती है इट इज 1.5 किलोग्राम इन एन एवरेज पर्सन। तो एक एवरेज पर्सन के अंदर जो इसकी क्वांटिटी होती है वो तकरीबन आप समझ लें 1.5 किलोग्राम के नज़दीक होती है। और मैंने आपको याद है बताया था एक दफ़ा कि एवरेज पर्सन से हम मुराद लेते हैं बायोलॉजी में वो बंदा जिसका वजन 70 किलोग्राम हो, है ना, ऐसे होता है। अच्छा, फिर देखें क्या होता है। मैंने कल आपको ये भी समझाया था कि आपका जो स्टमक है इसके अंदर मसल्स हैं। मसल्स क्या होता है? इसमें 3 लेयर्स हैं। स्टमक जो है, स्टमक के अंदर मसल्स की 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स ऑफ मसल्स। तो ये एक मस्कुलर बैग है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल है। और वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं? अगर मैं चलूं आउटर टू इनर, यानी आउटर, इनर एंड मिडल, तो होंगे तो स्मूथ मसल ही ना। तो जो आउटर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगे, जो इनर होंगे वो ऑब्लिक मसल होंगे और जो मिडिल होंगे वो सर्कुलर मसल्स होंगे और ये तीनों स्मूथ मसल्स होंगे। अब आप याद कर लीजिए और ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्टमक इज द ओनली पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर आपको मसल्स के 3 लेयर नजर आते हैं। इसके अलावा हर जगह 2 नजर आते हैं। तो ये जो ऑब्लिक मसल्स हैं दे आर यूनिक एंड दे आर स्पेसिफिक टू स्टमक। तो इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को कहीं भी हम देखेंगे उसमें मसल के 2 लेयर नजर आएंगे, यहां पर 3 नजर आते हैं। अब ये क्या करेंगे? मसल्स है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। नतीजा क्या होगा कि जो खाना आपने खाया है ये उसको, आपने जो पानी पिया उसके साथ, आपका जो सलाइवा है उसके साथ, और स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है जिसकी अभी मैं आपसे बात करता हूं, उसके साथ मिक्स करके उसको एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम कहते हैं काइम। तो ये मैकेनिकली डाइजेस्ट करता है फूड को, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, टू प्रिपेयर काइम। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन करता है फूड की और ये फूड की मैकेनिकल डाइजेशन करके उसको काइम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से जो है सारा काम जो है वो चलता है। जब तीसरी बात, जब हम स्टमक को देखते हैं तो स्टमक के अंदर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक क्या कंटेन करता है? स्टमक कंटेन करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और मैंने जब आपसे एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप अपने डिस्कस किया था तो मैंने डिटेल में आपसे बात की थी कि ग्लैंड क्या होता है। नाउ ग्लैंड इज एन ऑर्गन विच सीक्रेट समथिंग। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो ये भी कुछ सीक्रेट कर रहे होंगे। अब याद कर लें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 तरह के सेल्स होते हैं और वो 4 तरह की चीजें रिलीज करते हैं।
तो इट कंटेन 4 टाइप्स ऑफ सेल, 4 तरह के सेल होते हैं। देखें कौन कौन से। नंबर 1, जो पहला सेल हम देखते हैं नंबर 1, इसको हम कहते हैं पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स याद कर लीजिए, पैराइटल सेल्स को ही आप और मैं ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्जेंटिक सेल्स। अब याद कर लो, जो पैराइटल सेल होता है या जो ऑक्जेंटिक सेल होता है, ये 2 चीजें बनाता है। ये सिक्रीट करता है HCl, तो इट सिक्रीट्स HCl, और आपको पता है व्हाट इज HCl? इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेंटेन रखता है एसिडिक pH ऑफ स्टमक को, मेंटेन एसिडिक pH ऑफ स्टमक, क्योंकि आपको पता है स्टमक के अंदर जो एनवायरनमेंट होती है वो एसिडिक होनी चाहिए ताकि स्टमक के अंदर एंजाइम काम कर सके। नंबर 2, ये किल करता है बैक्टीरिया को, इट किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। आपको ये बात मालूम है, और ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे पास जो खाना है वो एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, और वो बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड हो सकता है। तो आप जब वो खाना खाते हो तो वो HCl उसको मार देता है। नंबर 3, ये एक्टिवेट करते हैं पेप्सिनोजिन एंजाइम को, और पेप्सिन बनाता है। एक्टिवेट पेप्सिनोजिन टू फॉर्म पेप्सिन। और जब पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है तो क्या करता है? अभी मैं आपसे पेप्सिन की अलग से बात करता हूं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है? ये स्टॉप कर देता है एक्टिविटी ऑफ अमाइलेज को। आपको याद है ना, स्लाइवा के अंदर स्लाइवी अमाइलेज था, और स्लाइवी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा था। ये इनहिबिट कर देता है एक्टिविटी ऑफ अमाइलेज को, तो इनहिबिट अमाइलेज एक्टिविटी। और जब अमाइलेज की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है तो उससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है वो हम आगे बात करेंगे। और आखिर में ये क्या करता है? ये डीनेचर कर देता है प्रोटीन को, डीनेचर करता है प्रोटीन को, डीनेचर प्रोटीन। और क्यों प्रोटीन को डीनेचर करता है? सो देयर डाइजेशन बिकम ईजियर, सो देयर डाइजेशन बिकम्स ईजियर, ताकि उनकी जो डाइजेशन है वो ईजी हो जाए, ईजियर हो जाए, आसान हो जाए, मुश्किल ना रहे। तो इतने सारे काम हैं जो ये एक सिक्रीट हुआ HCl आपकी और मेरी बॉडी में परफॉर्म करता है। इतने सारे काम है, ठीक है। तो पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। अच्छा, अब ये जो पैराइटल सेल या जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ये एक चीज और भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और वो क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं नंबर 2, ये रिलीज करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? इट्स ए ग्लाइकोप्रोटीन, इट्स ए ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है शाबाश? ये हेल्प करती है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो ये पैराइटल सेल हैं और ये आपके ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। पहले सेल समझ आ गए। उसके बाद देखो दूसरा सेल मैं यहां पे लिख रहा हूं। जो दूसरे सेल हैं हमारे पास, नंबर 2 यहां पर ये रहे। जो दूसरे सेल्स हैं उनको हम कहते हैं जाइमोजिन सेल्स। जाइमोजिन सेल्स याद कर लें, जाइमोजिन्स इनएक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। जाइमोजिन प्रोड्यूस इनएक्टिव एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजिन। अब ये पेप्सिनोजिन याद कर लें, साइंस में जिस वर्ड के एंड में जिन लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है इनएक्टिव या प्रोड्यूसर, बनाने वाला, ठीक है। तो पेप्सिनोजिन को पेप्सिनोजिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पेप्सिन बनाता है। तो अब क्या होता है? इट इज एक्टिवेटेड बाय HCl एंड पेप्सिन इटसेल्फ। यानी एक दफा जब पेप्सिन बन जाता है तो वो अपने आप को खुद भी स्टिमुलेट कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है टू फॉर्म
टू फॉर्म पेप्सिन, और ये क्या बना देता है, ये पेप्सिन बना देता है। और पेप्सिन क्या करता है पेप्सिन डाइजेस्ट करता है, पार्शियल डाइजेशन करवाता है प्रोटीन की, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। याद कर लीजिए, हमें जिंदा रहने के लिए पेप्सिन की ज़रूरत नहीं होती। अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास पेप्सिन ना हो, ये काम ना कर रहा हो, तो ट्रिप्सिन उसकी जगह सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है। ठीक हो गया। अब मैं इसको इस डायग्राम को मिटाता हूं ताकि एंड में ये सारी एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए, 4 तरह के सेल बताए मैंने आपको। 2 तरह के हो गए, ज़ाइमोजिन सेल हो गए, पेराइडल सेल हो गए। तीसरे सेल जिनको हम कहते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स या गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स या इन्हीं का नाम होता है म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। अब ये गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स क्या करते हैं, ये आपके स्टमक को, क्योंकि आपका स्टमक एक लिविंग टिश्यू का बना हुआ है, उस लिविंग टिश्यू को इस एसिड से, तेजाब से, HCl से और पेप्सिन के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ पेप्सिन एंड HCl। ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारी गाड़ी में एयर बैग नहीं होता। आप देखो, गाड़ी हमारी सहूलत की चीज़ है, बट अगर खुदा ना खास्ता वो गाड़ी कहीं जाके लगती है तो हमें उसमें चोट लग सकती है ना। तो वो क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए उसमें एयर बैग लगा देते हैं, ताकि गाड़ी अगर कहीं लगे तो वो एयर बैग खुल जाए और आप एयर बैग से लगे, आपको चोट ना लगे, ज़्यादा हल्की फुल्की उसमें काम आपका हो जाए। तो ये प्रोटेक्टिव कुशन प्रोवाइड करते हैं। चौथे जो सेल होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, चौथे जो सेल होते हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन या हार्मोनल सेल्स। और ये एंडोक्राइन या हार्मोनल सेल जो होते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिन। ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन, तो रिलीजेस गैस्ट्रिन, ये नाम याद कर लीजिए। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है और ये रिलीज करवाता है गैस्ट्रिक जूस, रिलीज गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या हुआ, मैंने अभी आपको समझाया था कि जब आप खाना खाते हो तो आप खाने के साथ आमतौर पर पानी पीते हो, दरमियान में, शुरू में, आखिर में वैसे नहीं पीना चाहिए। तो आपने दरमियान में, शुरू में पानी पी लिया, साथ में आपने खाना खाया। अब वो पानी, आपका सलाइवा, वो खाना स्टमक में पहुंचा, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस मौजूद है, ये उस गैस्ट्रिक जूस से मिक्सअप हुआ, और जब उसे मिक्सअप हुआ तो उसे मिक्सअप होकर क्या बन गया, ये आपका गैस्ट्रिक जूस बन गया। और गैस्ट्रिक जूस में 4 कंपोनेंट मौजूद है। अच्छा, याद रखिएगा, ज़ाइमोजिन सेल्स को ही चीफ सेल्स भी कहते हैं कभी कभी, चीफ सेल्स। तो कभी कभी ज़ाइमोजिन सेल्स को हम चीफ सेल्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका गैस्ट्रिक जूस कंप्लीट हो गया। ये आपको स्टमक के फंक्शन पता लग गए। तो स्टमक के क्या फंक्शन है, स्टमक के फंक्शन है फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखना, उसको गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करके मैकेनिकली डाइजेस्ट करके काइम बनाना, जो कि पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने अभी आपको बताया, ये लिखा हुआ काइम। और उसके बाद ये सारे काम करना जो आपने देखे। अच्छा, आपको पता है आपको जो है वो गैस्ट्रिन कब रिलीज होता है, आपको गैस्ट्रिन तब रिलीज होता है जब आप खाने के बारे में सोच रहे हो। होता है ना, कभी कभी आप जाते हैं और किसी बहुत शानदार जगह आप कोई बहुत शानदार चीज़ खाते हैं, बाद में जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं आपकी तबीयत खुश हो जाती है और आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसा होता नहीं होता है। इसी तरीके से आप देखते हैं अम्मी कभी घर में बिरयानी बनाती हैं, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है, तो वो खाने का ख्याल, वो खाने का अरोमा, वो खुशबू, इस तरीके से आप जब मुंह के अंदर खाना रख के उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो वो जो आपकी ज़बान जायका महसूस कर रही होती है, वो जायका, ये मैकेनिकल डाइजेशन जो हो रही है, मैकेनिकल डाइजेशन यानी देखो फूड की थॉट, फूड का अरोमा, फूड का टेस्ट, फूड की मैकेनिकल डाइजेशन, और सबसे बढ़ के जब आपने फूड सॉलो किया और फूड गया स्टमक के अंदर, उसने स्टमक को स्ट्रेच किया, ये स्टमक का स्ट्रेच, ये सारे वो फैक्टर हैं जो मिलकर आपका गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करवाने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती है, लिख दूँ मैं आपको, चलो लिख देता हूँ। स्टिमुलेटर्स ऑफ गैस्ट्रिन प्रोडक्शन, क्योंकि जब गैस्ट्रिन रिलीज होगा तो ही गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाएगा, ऐसा ही है ना। तो स्टिमुलाई
फॉर रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कब कब रिलीज होता है? प्लेजेंट थॉट ऑफ फूड से, यानी आपने कहीं खाना खाया, आपने कहा यार क्या कमाल का खाना था, मजा आ गया खा के। बाद में भी जब आप याद करते हो, कहीं जिक्र करते हैं, आप कहते हैं यार मैंने फलाने की दावत पे जो यार लेट सपोज कोरमा खाया तो उसका जवाब नहीं था, या जो मैंने निहारी खाई थी उसका मज़ा नहीं आया, मज़ा आ गया, या जो भी आपने खाया व्हाटएवर। नंबर 2, अरोमा ऑफ फूड। अरोमा ऑफ फूड, तो देखो थॉट तो एक, वो क्या कहना चाहिए, क्या सही उसके लफ्ज़ क्या है, इमेजिनरी चीज़ है ना, सोच रहे हैं आप। अरोमा तो रियल होता है, क्या ख्याल है? इस तरीके से टेस्ट ऑफ फूड। टेस्ट ऑफ फूड, जब आप उसके अपने ओरल कैविटी में कुछ च्यू कर रहे हो। च्यूइंग ऑफ फूड, जब आप उसको चबा रहे हैं। एंड फाइनली डिस्टेंशन ऑफ स्टमक बाय फूड। डिस्टेंशन मतलब होता है फैलना। डिस्टेंशन ऑफ स्टमक बाय फूड। तो ये सारे 4-5 वो फैक्टर्स हैं, ये सारे 4-5 वो फैक्टर्स हैं, ये सारे 4-5 वो फैक्टर्स हैं जो आपके गैस्ट्रिन को रिलीज करवाते हैं। और जब गैस्ट्रिन आप रिलीज करते हो तो गैस्ट्रिन रिलीज करने की वजह से क्या होता है, आपका स्टमक जो है वो खाने को प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक हो गया बेटा, बात समझ गए?